हेलो दोस्तों, पीपी ज्ञानम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं जो लोग का ट्रेनिंग हो रहा है इजराइल जाने के लिए, उनका जो आरपीएल एग्ज़ाम होने वाला है उसके बारे में हम इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं। साथ में हम कंप्लीट मॉडल पेपर भी लेकर आए हैं, उसका आंसर भी साथ में हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। साथ में अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और भी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो लोग इजराइल जाने के लिए अप्लाई किए थे और जिनका ट्रेनिंग चल रहा है, उनका ट्रेनिंग 30 घंटे की होगी। उसके बाद एग्ज़ाम होगा जो कि उनके ट्रेड से रिलेटेड एग्ज़ाम होने वाला है। एग्ज़ाम का क्या पैटर्न रहेगा, क्या क्या आएंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, हम इसमें चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये जो मॉडल पेपर हम लाए हैं स्टील फिक्सर के लिए लाए हैं। इसी तरह से शटरिंग, कारपेंटर, टाइल्स मिशन, अन्य ट्रेड के लिए भी इसी तरह का इसी मॉडल का क्वेश्चंस और पेपर आएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें जो टोटल्स नंबर होंगे, ये पेपर जो होगा यह 120 नंबर का होगा। मतलब ये आपका 120 नंबर का होगा और 90 मिनट यानी आपको 1.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इसमें आपको 1.5 घंटे की टाइम दिया जाएगा और जो भी आपका ट्रेड रहेगा वो यहाँ पे लिखा रहेगा। आपकी आईडी लिखी रहेगी, जो रेफरेंस आईडी होगा, सेक्टर आपका कंस्ट्रक्शन, ये डिटेल्स आपका लिखा हुआ रहेगा। आगे आपको कुछ डिटेल्स फिल करने होंगे, जैसे कैंडिडेट डिटेल्स फिल करना होगा, कैंडिडेट्स नेम फिल करना है, यहाँ पे कैंडिडेट्स नेम फिल करना है और कैंडिडेट्स का फादर नेम फिल करना होगा। एसडीएम इनरोलमेंट नंबर यानी जो आपको इनरोलमेंट नंबर जारी किया जाएगा वो आपको फिल करना है। आधार नंबर फिल करने होंगे। बैच आईडी जो आपको मिला होगा वो फिल करना होगा। आप जिस सेंटर पर ट्रेनिंग दे रहे हैं उसका नेम, लोकेशन लिखना होगा आपको, ट्रेनर नेम जो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करा है उसका नेम, सिग्नेचर डालना होगा आपको। इसके साथ आपको इसमें एसेसर नेम जो आपका देख रहा है, जो आपको करा रहा है, उसका नेम डालना है, सिग्नेचर उसका भी होना है, कैंडिडेट सिग्नेचर करना है यहाँ पे, जो आप अपना सिग्नेचर करेंगे, जिस डेट को आपका एग्ज़ाम होगा वो डालना है। और इसमें जो एग्ज़ाम का पैटर्न होगा यहाँ पे हम रीड करके ही बताएंगे आपको बारी बारी से। यहाँ पे आपका जो असेसमेंट होगा ये आपका थियरी और प्रैक्टिकल दोनों तरह का होगा क्वेश्चन, यानी थियरी और प्रैक्टिकल दोनों तरह से क्वेश्चन होगा। इसके साथ आपका टोटल 6 पार्ट में आपका रहेगा ये, जिसमें आपका 48 नंबर रहेंगे क्वेश्चंस के, यानी आपका 48 क्वेश्चन रहेगा और 24 क्वेश्चन आपका रहेगा 2 से 3 नंबर का। मतलब आपका 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा एक क्वेश्चन और 48 क्वेश्चन टोटल रहेंगे। मतलब आपका कुल क्वेश्चन 48 क्वेश्चन होगा और जो आपका 120 नंबर का होगा और 1.5 घंटे टाइम दिए जाएंगे। इसमें आपको जो डिटेल हम बताएं ऊपर फिल करना होगा और इसमें आपको ब्लू और ब्लैक पेन का यूज़ करना होगा। यदि आपका ऑनलाइन पेपर होता है तो ऑनलाइन में आपका उसमें आपको गाइड किया जाएगा कि किस तरह से ऑनलाइन होगा। मतलब सेम टिक ही लगाना होता है। वैसे अगर ऑफलाइन होता है तो आपको ब्लू ब्लैक पेन का यूज़ करना पड़ेगा। इसके साथ ही आपको जो भी आपको क्वेश्चंस का आंसर देना है उसको ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ के ही आंसर देना है। अगर आपका कोई करेक्ट आंसर टिक का है तो टिक देंगे और अगर आपका ऑप्शन जो भी सही ऑप्शन है उस पर ही टिक मार्क करेंगे। और आगे हम देखते हैं कि यहाँ पे किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। तो अभी हम क्वेश्चन का थ्योरी मॉडल पेपर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट जो स्टेज है ये आपका रीड एंड राइट का है। इसमें आपके ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रीबार स्टेटमेंट, यानी जो रीबार स्टेटमेंट, रीबार मतलब सरिया होता है, सरिया का स्टेटमेंट यानी 6 - 8 @ 300 का इसका स्टेटमेंट क्या होगा। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, इसका बी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये बी ऑप्शन सही होगा। 300 नंबर ऑफ 8 mm डायमीटर रिबार एट ए स्पेसिंग ऑफ 6 mm सेंटर टू सेंटर, यानी आपका इस पहले क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन होगा।
दोस्तों, अब सेकंड क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। सेकंड दूसरा क्वेश्चन है, द डायमीटर ऑफ द मेन रेनफोर्समेंट बार इन कॉलम शुड नॉट बी लेस देन। मतलब जो स्तंभ मुख्य सूत्रीकरण की पट्टी का व्यास हो जिससे कम नहीं होना चाहिए। मतलब जो आपका रेनफोर्समेंट सरिया रहेगा यानी पट्टी रहेगा वह किससे कम नहीं होना चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी ऑप्शन, यानी 12 mm से कम नहीं होना चाहिए, यानी 12 mm से कम नहीं होना चाहिए। तो अभी हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, तीसरे क्वेश्चन के लिए। तो तीसरे क्वेश्चन को हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स टोटल लेंथ ऑफ रिवर एज पर BBS। मतलब ये है कि इसमें आपका BBS के अनुसार कुल लंबाई का माप कैसे करते हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा आपका ए नंबर होगा, नंबर ऑफ बार्स इनटू लेंथ ऑफ बार, यानी नंबर्स ऑफ सरिया का मल्टी गुणा कर देंगे लेंथ ऑफ सरिया से। ओके, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ई ऑप्शन। यहाँ पे दोस्तों ABC करके नहीं दिया हुआ है, बट यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ही सही होगा, नंबर ऑफ बार इनटू लेंथ ऑफ बार। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, फोर्थ नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो फोर्थ नंबर में लिखा हुआ है, आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, इसका फार्मूला बताना है। तो व्हाट इज द कटिंग लेंथ ऑफ द स्ट्रप सॉन वेलो। मतलब इसका है आपको कोई इसका फार्मूला आपको बताना है, यानी एक डायग्राम दिया है, इसका फार्मूला बताना है कि इसका कटिंग लेंथ क्या होगा। तो इसका ऑप्शन आपका होगा 4 नंबर का आंसर ए नंबर ही होगा इसका भी, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे ये ऑप्शन होगा 2 इंटू L1 प्लस L2 माइनस 5 इंटू 2D प्लस 2 इंटू 9D, यानी 2 गुणे यहाँ पे L1 और L2 आपको ऐड कर लेना है, उससे 2 से गुणा कर लेना है, फिर घटा देना है 5 गुणे 2D 2 डायमीटर को घटा देना है प्लस 2 इंटू 9D, यानी इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान से देख लेंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अभी आपका पांचवा क्वेश्चन जो है, यूनिट वेट ऑफ रिवर विल बी गिवन बाई। यहाँ पे इसका फार्मूला क्या है, यानी यूनिट वेट का फार्मूला क्या होना चाहिए इसके बारे में है। तो इसका जो भार दिया जाएगा, भार का फार्मूला होगा, इसका भी आंसर ए ही होगा, यानी ई ऑप्शन होगा, जो कि D इंटू D बाई 162, यानी डायमीटर इंटू डायमीटर बटे 162। अब हम 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर के क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी रेफर्ड व्हील कटिंग एंड बेंडिंग द रिवर्स। मतलब इसमें काटने और मोड़ने के लिए किसका यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है, इसे स्केच कहते हैं। स्केच मतलब आपको जैसे जो ड्राइविंग होता है, ड्राइविंग बनाते हैं, तो उसके लिए इसका नाम देते हैं। अभी हम 7th नंबर का देखते हैं आंसर। तो 7th नंबर का होगा क्वेश्चन आपका, व्हाट इज द पर्पज ऑफ चेयर बार्स, यानी चेयर बार्स का क्या उद्देश्य है। जो चेयर बार होगा इसका क्या उद्देश्य होगा। तो आपका 7 नंबर का आंसर होगा सपोर्ट मेटल रिवाल, यानी जो चेयर बार होता है उसे सपोर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये आपका चेयर बार का सपोर्ट मेटल रिवार इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम 8 नंबर पे आते हैं। ये आपका जो फिगर दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द इमेज शोन वेलोज, यानी ये जो आपका इमेज है यह क्या प्रदर्शित करता है। तो यह आपका कवर ब्लॉक है, ये आपका कवर ब्लॉक यानी कवर के लिए काम करता है। तो इसका ऑप्शन ए ऑप्शन सही होगा, यानी कवर ब्लॉक आपका ए ऑप्शन सही होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए। अभी हम ये आपका सेकेंड स्टेज है, ये आपका हैंड एंड पावर टूल्स का यूज़ करना है, यानी ये आपका हैंड एंड पावर से संबंधित क्वेश्चन रहेगा। इसका हम देखते हैं क्वेश्चंस क्या है, व्हाट इज द अलाउएबल टॉलरेंस लिमिट फॉर द डायगोनल मेजरमेंट ऑफ ए स्ट्रिप।
इसका भी फार्मूला आपको देखना है कि यह किसके बीच होना चाहिए। तो 9th नंबर का जो आंसर होगा डी ऑप्शन होगा, प्लस माइनस 10 mm के बीच में होना चाहिए। यानी आपका 9th नंबर का जो आंसर होगा प्लस बाई माइनस 10 mm, यानी प्लस माइनस 10 mm के अंतर होना चाहिए। अभी हमें 10 नंबर का देखते हैं। ये जो आपका फिगर दिया हुआ है यह क्या प्रदर्शित करता है, इसको हम देखते हैं इसका क्या मतलब होता है। तो दोस्तों 10 नंबर में जो ये फिगर दिया हुआ है यह आपका बार बेंडिंग लेवर का काम करता है। तो इसे बार बेंडिंग लेवर का काम करता है, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही होगा। अब हम 11 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ये 11 नंबर में भी आपका एक फिगर दिया हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, ये चित्र आप देख सकते हैं। इसमें ये आपका जो पावर टूल्स है इसको क्या कहते हैं, तो हम यहाँ पे आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर जो है बार बेंडिंग मशीन है, आपका ऑप्शन दिया हुआ है। आपका बार थ्रेडिंग मशीन है, बार शेयरिंग मशीन है। तो इसका जो ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन सी ऑप्शन सही होगा, बार शेयरिंग मशीन, यानी ये आपका बार शेयरिंग मशीन है। यानी जो आपका 11 नंबर का क्वेश्चन है ये बार शेयरिंग मशीन है। अभी हम 12 नंबर का आंसर देखते हैं। 12 नंबर में है वाई इज इट इम्पोर्टेंस टू टैग ए रिवार, यानी टैग ए रिवार, एक रिवार टैग का क्या इम्पोर्टेंस है। तो ये आपका आइडेंटिफाई करता है, यानी आपको आइडेंटिफाई करता है कि ये कौन सा रिवार है। तो यानी इसका ऑप्शन जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अभी हम 13 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is the ideal diameter of spindle to bend at 25 mm diameter rebar, यानी 13 mm का जो रिबार होता है यह कितना होना चाहिए। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका कंफ्यूजन, तो इसका ऑप्शन भी होगा आपका एफ नंबर होगा, यानी आपका 50 mm होगा। इसमें इसका जो ऑप्शन होगा 50 mm होगा। दोस्तों ये आप कंफर्म कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट का है तो इसलिए आप कंफर्म कर लीजिएगा, वैसे 50 mm ही होगा। अब हम आते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन। इसमें भी आपको एक फिगर दिया हुआ है, आपको इसको देखना है ये क्या करने के लिए है। 14 नंबर, आइडेंटिफाई द पर्पज ऑफ फॉलोइंग पावर मशीन, ये पावर मशीन किसके लिए यूज किया जाता है। तो यह देखिए यहाँ पे ये बार बेंडिंग यानी सरिया वगैरह मोड़ने के लिए है। तो 14 नंबर का ऑप्शन भी यहाँ पे बी वाला ही सही होगा, यानी बार बेंडिंग मशीन है। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब हम देखते हैं 15 नंबर का आंसर क्या होगा। व्हाट इज़ द यूनिट वेट ऑफ स्टील, यानी जो यूनिट वेट का स्टील का यूनिट वेट क्या होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका डी ऑप्शन, जो कि 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो 15 नंबर का आंसर जो होगा डी ऑप्शन होगा। अब हम आते हैं 16 नंबर का। दोस्तों ये इजी आंसर है, इसमें आप आसानी से कर सकते हैं। यानी 1 फीट बराबर कितना इंच होता है, तो 12 इंचेस होता है। और 12 इंच बराबर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 30.48 सेंटीमीटर होते हैं। यानी 1 फुट बराबर 30.48 सेंटीमीटर, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन होगा। अब हम आते हैं अगले स्टेज में, जो आपको प्रिपेयर फैब्रिक प्लेस एंड फिक्स रेनस्पोर्ट संबंधित आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इसमें हम 17 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, 17 नंबर का आंसर क्या होगा। इसमें आपको आंसर में देख सकते हैं, क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी फैब्रिकेटेड बिफोर शटरिंग इन नॉर्मल कंडीशन, यानी जो नॉर्मल कंडीशन में शटरिंग का जो फैब्रिकेटेड होता है उसे कौन सा माना जाता है, यानी क्या इसमें आना चाहिए। यानी जो नॉर्मल आपको शटरिंग करते हैं नॉर्मल कंडीशन में क्या क्या होने चाहिए। तो इसका ऑप्शन होगा आपका कॉलम, बीम, स्लैब, यानी ये तीनों आपके आते हैं। तो इसलिए 17 नंबर का जो ऑप्शन का करेक्ट आंसर होगा ये आपका डी ऑप्शन सही होगा। अब हम 18 नंबर का देखते हैं। 18 नंबर का हम पढ़ लेते हैं। What is the maximum percentage of spacing allowed in a single lapping zone?
इसका मतलब है कि आपका जो एकल लैपिंग का अधिकतम परसेंटेज कितना होना चाहिए, तो इसका भी दोस्तों डी ऑप्शन ही सही होगा, यानी आपका 50% करेक्ट आंसर होगा। अब हम आते हैं 19 नंबर के क्वेश्चन पे। तो 19 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाई इज रिकमेंडेड फॉर लैपिंग ऑफ रिवर। इसका मतलब है कि आपको लैपिंग रिवर के लिए कौन सी टाई का यूज किया जाता है, तो इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, स्प्लाइस टाई। स्प्लाइस टाई का यूज आप करके इसको लैपिंग रिवर में यूज कर सकते हैं, तो इसलिए इसका 19 नंबर का ऑप्शन होगा बी ऑप्शन। अब हम आते हैं 21 नंबर के क्वेश्चन में। 21 नंबर के क्वेश्चन में भी आपको एक सिंबल दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टाई शोन इन द फिगर, यानी ये आपका जो फिगर है एक कौन से टाइप का ये टाई है, तो इसका जो है स्लैश टाई, यानी बी ऑप्शन सही होगा। 20 नंबर का बी ऑप्शन सही होगा, जिसे हम स्लैश टाई के नाम से जानते हैं। इस तरह से आपका और भी चित्र है, हम वीडियो को लास्ट में बता देंगे। और अब हम आते हैं 21 नंबर के क्वेश्चन पर। तो 21 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द टॉलरेंस लेवल फॉर द कटिंग लेंथ ऑफ स्ट्रिप व्हेन मिनिमम लेंथ इज स्पेसिफाइड, यानी जो कटिंग लेंथ है इसका क्या कम से कम लेंथ होना चाहिए, तो 21 नंबर का जो आंसर होगा बी आपका 50 mm होना चाहिए, यानी इसका करेक्ट आंसर जो है बी ऑप्शन 50 mm। हम आते हैं 22 नंबर के क्वेश्चन पर। 22 नंबर का क्वेश्चन होगा जो वाट, इसका हम पढ़ लेते हैं, वाट विल बी द लैप लेंथ ऑफ 25 mm डायमीटर रिवार्ड टू एक्सटेंड ए कॉलम। मतलब इसका है कि 25 mm डायमीटर रिबार का क्या लेंथ होना चाहिए, तो 22 नंबर क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर होगा 1250 mm, यानी ये आपका 1250 mm करेक्ट आंसर होगा। अब हम 23 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो इसका क्वेश्चन है, रीअरेंज द सीक्वेंस ऑफ फैब्रिकेशन ऑफ द बीम रेनफोर्समेंट। इसका मतलब है कि इसमें सुदृढ़ीकरण के लिए क्या आपका इसको सीक्वेंस में करना है, किस तरह से सीक्वेंस होगा। तो सबसे पहले इसमें हम आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ADBC। अब हम रीड कर लेते हैं ADBC में क्या होगा। इसमें जैसे सबसे पहले ए ऑप्शन है, तो ए में आपको पहले हैंग करना होता है, हैंग टॉप मेन रिबार हॉरिजॉन्टली यूजिंग रिक्वायर्ड सपोर्ट। मतलब आपको पहले सपोर्ट की आवश्यकता होती है, इसमें जो हॉरिजॉन्टल करते हैं सपोर्ट देने के लिए करते हैं। उसके बाद आपका डी ऑप्शन होगा, यानी पहले ए होगा फिर डी ऑप्शन ए वाला होगा, यानी डी को रखेंगे सेकेंड नंबर पर। मार्क एंड इंसर्ट रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टेप, यानी उसके बाद मार्क करेंगे, यानी जहाँ पे रखना है उसे हम मार्क करेंगे। उसके बाद बी ऑप्शन इसको सीक्वेंस में रखेंगे, इंसर्ट बटन एक्स्ट्रा रिबार फ्रॉम एंड ऑफ द बीम। ये आपका चौथे नंबर पे होगा, इंसर्ट बॉटम मेन बार्स एंड टाई ऑन इट पोजीशन, यानी इसका ऑप्शन होगा ए ऑप्शन सही होगा, ADBC। अब 24 नंबर का हम क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 नंबर का क्या आंसर होगा। 24 नंबर में है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्ड लैप ऑफ द रिबार ड्यूरिंग इज फैब्रिकेशन। मतलब इसका है कि जो आपका फैब्रिकेशन में क्या रिक्वायर्ड होता है, तो इसमें भी आपका 24 नंबर का भी डी ऑप्शन ही सही होगा, यानी बीम कॉलम स्लैब ये चारों आपका यूज होता है, इसलिए ऑल ऑफ द एबव इसका आंसर होगा डी ऑप्शन। अब हम आते हैं अगले स्टेज के लिए, 25 नंबर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं, टीम एक्योर when a number of people have and recognize that their personal success is dependent on the success of other। मतलब जो आपका
सक्सेस है ये आपका जो आपका दूसरे की सफलता है वो कैसे निर्भर करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 25 नंबर का सी ऑप्शन होगा, यानी इसका कॉमन गोल्स आंसर होगा। यानी एक कॉमन गोल जो होगा यहाँ पे ऐड करेंगे कॉमन गोल्स, तो ऐसे पढ़ लेंगे टीम अक्योर व्हेन ए नंबर ऑफ पीपल हैव ए कॉमन गोल एंड रिकॉग्नाइज दैट देयर पर्सनल सक्सेस इज डिपेंडेंट ऑन द सक्सेस ऑफ अदर। अब हम 26 नंबर का आंसर देखते हैं। 26 नंबर का क्वेश्चन पढ़ के आंसर देखते हैं। इसका जो क्वेश्चन है व्हाट शुड यू डू इट कैन इन केस यू हैव ए कॉन्फ्लिक्ट विथ वन ऑफ योर टीममेट्स। मतलब इसका यह है कि अगर आपके साथी के साथ कोई भी जो आप लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, अगर उसके साथ विवाद हो जाए तो आप क्या करेंगे। तो इसमें आपका है कीप क्यूट एंड नॉट टॉक टू हिम, यानी आप एग्जिट करेंगे और उनसे बात नहीं करेंगे, आप लड़ाई करेंगे, फाइट विथ हिम ऐसा भी नहीं करना है। रिवेंज हिम यानी बदला लेंगे ऐसा भी नहीं करना है। ट्राई टू सॉल्व बाय डिस्कसिंग, यानी आप समझौता करेंगे, यानी प्रयास करेंगे कि आप बातचीत करके उस मैटर को सॉल्व करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा सी ऑप्शन सही होगा। अब हम देखते हैं 27 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 27 नंबर में व्हाट विल हैपन इफ यू डू नॉट इंटरेक्ट विथ योर कोवर्कर, यानी इसका मतलब है कि अगर आप के साथ जो काम करने वाले लोग हैं उनके साथ अगर आप बातचीत नहीं करेंगे, आप कोई भी अपना साझा नहीं करेंगे इंफॉर्मेशन, तो क्या हो सकता है। तो इसका मतलब आपको डीमोटिवेशन मिलेगा। अगर आप लोग साथ में रह के काम करेंगे, बातचीत करेंगे, तो मोटिवेशन होंगे जिसमें आप अच्छे से काम करेंगे। तो इसलिए डीमोटिवेशन था, अगर आप बातचीत नहीं करेंगे तो डीमोटिवेट होंगे। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए नंबर का होगा, डीमोटिवेशन। अब हम 28 नंबर का क्वेश्चंस देखते हैं। 28 नंबर में क्या है। 28 नंबर में है आपका टीम क्रिएटिविटी कैन बी प्रमोटेड इन विच द फॉलोइंग वेज, यानी जो टीम की क्रिएटिविटी है वो कौन से वे से अच्छा होगा, यानी क्रिएटिव होगा। तो इसका ऑप्शन भी ए ही होगा, इस्टेब्लिशिंग ए कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट टू प्रमोट क्रिएटिव आइडियाज। अब हम 29 नंबर का क्वेश्चंस देखते हैं। 29 नंबर में क्या है। 29 नंबर का जो क्वेश्चंस है व्हाट विल यू डू इन केस यू आर नॉट वेल वर्स्ड विथ सम क्रिटिकल प्रोसीजर इन योर वर्क। अगर आप कुछ कार्य ऐसे कर रहे हैं जो आपसे नहीं हो रहा है, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। तो इसमें लिखा हुआ है स्टे क्यूट एंड फिनिश इन सम हाउ, यानी कैसे भी उसे ख़त्म करेंगे, ऐसा नहीं, आप गलत भी कर सकते हैं उसमें। सी ऑप्शन होगा डिसलाइन टू वर्क, यानी काम को हटा दें, काम को नहीं करेंगे। एनी वन द इसमें से कोई भी, तो ऐसा नहीं है। इसमें बी ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी आस्क टू हेल्प फ्रॉम द प्रोसीजर एक्सपर्ट, यानी जो आपका एक्सपर्ट होगा उससे आप पूछेंगे और उससे बातचीत करेंगे, उसके थ्रू आप जो है आप हेल्प लेके उस काम को पूरा करेंगे। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर का। 30 नंबर के क्वेश्चन में क्या है। 30 नंबर के क्वेश्चंस में है आपका विच एमंग द फॉलोइंग विल यू डू इफ़ द बार बेंडिंग मशीन प्रोवाइडेड टू यू हैज़ अ फॉल्ट। अगर आपको कोई बार बेंडिंग मशीन में फॉल्ट दिखता है तो आपको क्या करना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी आपको जो रिपोर्ट करना है रिपोर्टिंग मैनेजर यानी सुपरवाइज़र को आपको रिपोर्ट करना है, ना कि आपको उसे डैमेज मशीन को यूज़ करना है, ना ही आपको उसे हटा देना है। मतलब आपको जो भी गड़बड़ी आता है उसके बारे में आपको सुपरवाइज़र को इन्फॉर्म करना होता है। इसलिए 30 नंबर का जो आंसर होगा बी ऑप्शन सही होगा। अब हम देखते हैं 31 नंबर का जो आंसर होगा क्या होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं विच ऑफ दिस इज नॉट ए की फीचर ऑफ ए टीम, यानी एक टीम का की फीचर्स क्या नहीं है। तो सबसे पहले जो भी टीम होता है उसका आपको म्यूचुअल पर्पज होना चाहिए, एक सब पारस्परिक उद्देश्य होना चाहिए, आपको सबका अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, उस टीम के जो पर्पज होगा उसके प्रति सबको कार्य निर्धारित किया जाता है। इसके साथ ही आपका जो काम है एक ही डिपार्टमेंट करना होगा, यानी जो टीम वर्क आप लोग कर रहे हैं वो
उसी उद्देश्य से उसी डिपार्टमेंट में काम करना कि आप अलग अलग डिपार्टमेंट में जाके काम करें। तो ये तीनों इसका की फीचर होगा। बट जो आपका म्यूचुअल इंडिपेंडेंस यानी आप टीम में काम कर रहे हैं और आप स्वतंत्र रहें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब आपको मिल करके ही काम करना चाहिए, इसलिए ए ऑप्शन इसका गलत होगा। मतलब कि ये आपका एक टीम का की फीचर्स नहीं है, म्यूचुअल इंडिपेंडेंस। अब हम आते हैं 32 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं। टीम वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन लीड टू ऑर्गेनाइजेशनल, यानी जो टीम वर्क है, अगर वह टीम वर्क कार्य करता है अपनी संस्था के लिए, तो उसमें क्या होगा, तो इम्प्रूवमेंट होगा, यानी कम वीकनेस यानी कमज़ोर नहीं होगा, इकोनॉमिक फॉल यानी उसका अर्थव्यवस्था गिरेगा नहीं, स्किल्स यानी ये तीनों नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा इम्प्रूवमेंट, यानी सुधार होगा। जो टीम वर्क करेंगे तो उसमें सुधार होगा संस्था में। तो ये ऑप्शन 32 नंबर का ए सही होगा। अब हम आते हैं 33 नंबर के क्वेश्चन में। तो 33 नंबर के क्वेश्चन में आपका होगा फर्स्ट स्टेप इन प्लानिंग प्रोसेस इज टू, यानी पहला स्टेज प्लानिंग का क्या होगा। यानी जब आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, कोई भी आप कार्य करना चाह रहे हैं, तो उसमें पहला स्टेप क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको जो भी कार्य करना है उसका ऑब्जेक्टिव निर्धारित करना होता है। जब ऑब्जेक्टिव आप निर्धारित कर लेंगे, उसके अनुसार ही आप प्लानिंग करेंगे कि हमें क्या करना है, क्या कलेक्ट करना है, क्या क्या उसका प्रोसीजर होगा। तो इसका जो फर्स्ट स्टेप होगा सेट एन ऑब्जेक्टिव, यानी 33 नंबर का आंसर होगा ए ऑप्शन। अब हम 34 नंबर में आते हैं। 34 नंबर में शेयरिंग वर्क इज अ गुड आइडियाज व्हेन, अगर आप अपना अच्छा जो आइडियाज़ जब शेयर करेंगे तो उसे क्या कहते हैं। यानी आप अच्छा वर्क कब करेंगे, यानी अच्छा कब कहलाएंगे, जब व्हेन यू टेक इन अदर्स स्किल सेट इनटू कंसिडरेशन, अगर आपके पास और कोई स्किल है और उसको आप सेट करके उस कार्य को पूरा करते हैं, तो आपको गुड आइडियाज़ माना जाएगा, यानी आपके पास कुछ अच्छा कार्य करने का गुड आइडियाज़ है। ठीक है, तो 34 नंबर का ऑप्शन होगा बी। अब हम 35 नंबर का देखते हैं क्या होगा। 35 नंबर में है वर्क डन शुड बी ऑफ हाई क्वालिटी डिस्पाइट कंस्ट्रक्शन, अगर आपके पास कोई बहुत बड़ा बाधा आता है कार्य करने के लिए, तो ऐसे में क्या होता है, कार्य नहीं होगा, इम्पॉसिबल होगा। मतलब जो क्वालिटी होगा उसे बेहतर करना था। मान लीजिए कोई भी काम कर रहे हैं, उसमें कोई भी लिमिटेशन, कोई भी दिक्कत आता है, तो हम कोशिश यही करना चाहिए कि उस कार्य में क्वालिटेटिव होना चाहिए, यानी उसमें क्वालिटी होना चाहिए। तो इसलिए आपका जो बाधाओं के बाद जो भी प्रॉब्लम आती है, उसके बावजूद भी आपको प्रयास करना चाहिए कि एक अच्छा क्वालिटेटिव आपका वर्क हो। तो इसलिए बी ऑप्शन सही हो सकता है। अभी हम 36 नंबर का देखते हैं। 36 नंबर में क्या है, 36 नंबर में विच एमंग द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड व्हेन सेटिंग ए वर्क शेड्यूल, यानी जब आपको इसमें जब आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन से चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए, यानी शेड्यूल में शामिल करना चाहिए। तो इसमें रिसोर्स रिक्वायर्ड भी है, यानी रिसोर्स आपको क्या क्या चाहिए, क्या क्या संसाधन चाहिए, उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। टाइम रिक्वायर्ड भी, यानी ऐसा नहीं कि आपको जो एक हफ्ते में काम करना है तो उसे आप 6 महीने में करें, तो ऐसा नहीं। तो ये दोनों आपको ध्यान में रखना चाहिए, इसलिए इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, बोथ ऑफ द, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। अब हम आते हैं 37 नंबर के क्वेश्चन में। 37 नंबर के क्वेश्चन में है विच एमंग दिस रिसोर्स शुड बी एस्टिमेटेड बिफोर स्टार्टिंग द वर्क, यानी वर्क को स्टार्ट करने से पहले आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए, क्या किस चीज़ का स्टेटमेंट करना चाहिए। तो आपको लीव तो छुट्टी तो बाद में ही मिलता है, आपको वेस्टेज मटेरियल काम करने के बाद मिलेगा। तो सबसे पहले आपको मटेरियल को ही ध्यान में रखना होगा, इसका क्वांटिटी क्या होगा। इसलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन यानी ई वाला ऑप्शन सही होगा, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल। अब हम 38 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 38 नंबर में व्हाट वुड हैपन इफ ए बार वेंडर प्रोड्यूसेस a lot of output in given time but without adhering the quality specification, मतलब अगर आप कोई भी बारबेंडर का काम कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप प्रोडक्ट कर रहे हैं, लेकिन वह गुणवत्ता नहीं यानी क्वालिटेटिव नहीं है, तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दी वर्क में फेल विल इंस्पेक्शन, यानी आपका जो कार्य है वो फेल्योर होगा। मतलब आप अच्छा काम नहीं करेंगे, काम तो करना है लेकिन क्वालिटेटिव भी करना है, तो इसलिए इसका 38 नंबर का यच ऑप्शन सही होगा, यानी दी वर्क में फेल विल इंस्पेक्शन।
अब हम 39 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। ए गुड ऑब्जेक्टिव सोल, यानी एक अच्छे ऑब्जेक्टिव के लिए क्या होना चाहिए। तो क्लियरफाई द डिजायर्ड रिजल्ट, यानी अपने इच्छित परिणाम को क्लियरफाई करना है कि हमें ये चीज़ ही इसका आउटपुट होना चाहिए। तो ये भी ऑप्शन सही है। एनेबल अचीवमेंट टू बी मेजर्ड, यानी जो भी आपको उपलब्धि है उसे एनेबल करना है, उसे प्राप्त करना चाहिए। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है नीड नॉट स्पेसिफाई ए टाइम स्केल, यानी टाइम स्केल की ज़रूरत है, यानी टाइम भी ज़रूरी होता है, इसलिए ए और बी यानी फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन ही सही होगा, थर्ड ऑप्शन गलत होगा, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन सी होगा। इस 39 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन होगा सी होगा, फर्स्ट एंड सेकेंड। अब हम देखते हैं 40 नंबर का क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ प्रिपेयरिंग वर्क शेड्यूल, यानी जो आप बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए कार्य की जो सारणी बनाएंगे, कार्य शेड्यूल बनाएंगे, उसमें बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए। तो 40 नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन, टू अंडरस्टैंड द सीक्वेंस ऑफ वर्क, यानी आपका जो वर्क करने का प्रोसीजर है उसको समझना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले इसको समझेंगे, उसके बाद ही आपको जो भी प्रोसीजर कार्य करना होगा उसे ध्यान में रख के करेंगे। तो 40 नंबर का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, टू अंडरस्टैंड द सीक्वेंस ऑफ वर्क। अब हम 41 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला स्टेज है आपका। व्हाट शुड यू डू इन केस द फायर अलार्म स्टार्ट रिंगिंग, यदि आप कार्य कर रहे हैं और उस समय आग लगने का घंटी यानी अलार्म बज जाए तो आपको क्या करना चाहिए। कीप वर्किंग, यानी काम करते रहना चाहिए, ऐसा नहीं है आपको काम नहीं करना है। क्रिएट पैनिक सिचुएशन, यानी आपको हल्ला वगैरह करना, आपको घबराना, ऐसा भी नहीं करना है। आपको सिंपली इमिडिएटली स्टॉप द वर्क, यानी काम को बंद कर देना है। एंड इवैक्यूएट, यानी उसमें से निकलने का प्रयास करना, यानी आपको काम बंद करके बाहर निकलना है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन सही होगा। अब हम 41 नंबर का क्वेश्चंस देखते हैं। आइडेंटिफाई द अनसेफ वर्किंग प्रैक्टिस अमंग द फॉलोइंग, यानी जो आपका अनसेफ, इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है आपका अनसेफ करता है, यानी आपको क्या नहीं करना चाहिए। वेल्डिंग विदाउट ए मास्क, यानी आपको वेल्डिंग वगैरह काम करना है बिना मास्क के, तो ऐसा नहीं है, आपको अगर वेल्डिंग कर देंगे तो मास्क लगा के ही करना चाहिए। तो ये ऑप्शन सही होगा, यानी ये अनसेफ है अगर आप मास्क नहीं लगाते हैं तो। वॉकिंग बेयर्स फिट एट कंस्ट्रक्शन साइट, यानी कंस्ट्रक्शन लाइन पे आपको साइड पे वैसे ही चलना है, पैदल चलना है, कुछ पहनना नहीं है, तो ऐसा भी गलत है। यूजिंग वायर विथ नो इंसुलेशन, यानी आपको जो तार का उपयोग करेंगे बिना इंसुलेशन का, तो ये भी गलत है। तो यानी ए ऑप्शन जो है तीनों गलत है, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा, यानी 42 नंबर का डी ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी ये तीनों सही होंगे। अब हम बात करते हैं 43 नंबर का। तो इसमें भी आपको सिंबल दिया हुआ है। तो ये आपका जो सिंबल है, आइडेंटिफाइंग साइन जो है आपका, ये क्या प्रदर्शित करता है। तो इसका मतलब है कि नो स्मोकिंग, यानी ये आपको वहाँ पर धूम्रपान नहीं करना। अगर ऐसा सिग्नल दिखता है तो आपको धूम्रपान यानी सिगरेट वगैरह नहीं पीना है। अब हम देखते हैं 44 नंबर का क्वेश्चन क्या है। यानी जो 44 नंबर का क्वेश्चन है ये भी आपका कोई सामान अगर आप उठाते हैं, कोई सामान आपको कुछ करना है तो आपको कैसे करना है। तो इस तरह से नहीं करना है, ये आपका गलत है, यानी इस तरह से नहीं करना है, आपको स्ट्रेट होके ही करना है, इसलिए फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा। अब हम देखते हैं 45 नंबर का क्वेश्चन। ये भी आपका एक सिंबल ही है। इस सिंबल में आपको क्या दर्शाता है, तो इसका सी ऑप्शन है, मीटिंग एरिया। यहाँ पे देखिए सभी लोग इकट्ठा होकर अपना मीटिंग करते हैं, तो इसलिए आपका सी ऑप्शन सही होगा, यानी जो आपका 45 नंबर का क्वेश्चन का आंसर होगा मीटिंग एरिया होगा। ये सिंबल यानी मीटिंग एरिया को दर्शाता है। अब हम देखते हैं 46 नंबर का क्या होगा आंसर। तो 46 का क्वेश्चन जो है, व्हाट आर द 3 बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ए फायर, यानी कौन से 3 बेसिक रिक्वायरमेंट है एक फायर का, यानी आग लगने का क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो इसका जो 46 नंबर का करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन। इसमें आपके पास फ्यूल होना चाहिए, ऑक्सीजन होना, हीट होना चाहिए एंड ऑक्सीजन होना चाहिए, यानी फ्यूल, हीट एंड ऑक्सीजन। अब हम देखते हैं 47 नंबर का। ये भी एक सिंबल है, यानी ये आपका
आपका जो है एक हार्नेस है, मतलब आपको ये पहनना होता है, पहन के कोई वर्क करना होता है, तो ये किस तरह का है। तो इसका जो 47 नंबर का आंसर होगा सी ऑप्शन। ये फुल्ली बॉडी हार्नेस है, यानी आपको पूरा आपको इसमें कवर करता है और आप पूरी तरह से सेफ रहते हैं। तभी हमें 48 नंबर का क्वेश्चन देखना है, लास्ट क्वेश्चन है ये। तो विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिक इमरजेंसी इक्विपमेंट यूज्ड व्हिल वर्किंग इन ए कंफर्ट स्पेस। 48 नंबर का क्वेश्चन का आंसर जो होगा सी ऑप्शन, सन सेफ्टी ग्लास। मतलब आपको अगर कोई काम कर रहे हैं तो बेसिक इमरजेंसी इक्विपमेंट क्या करना चाहिए, अगर मान लीजिए धूप में काम कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो सन सेफ्टी ग्लास लगाना है। तो ये सभी आपका सेकेंडरी सेफ्टी आपका स्पेस होगा, इसलिए इसका 48 नंबर का सी ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चंस आपका टोटल 48 क्वेश्चन रहेंगे, तो इस तरह से आपको आंसर देना है। और आपको ऐसे ही शटरिंग कारपेंटर और आयरन बेंडिंग का अगर हमें क्वेश्चंस मिलता है तो हम ज़रूर आपको शेयर करेंगे। ऐसे ही कुछ और मॉडल हम लाएंगे। और ये जो आपका मॉडल पेपर मिला हुआ है गोरखपुर ITI से मिला हुआ है, जिसका हमने इसका सॉल्व किया हूँ। और आप लोग भी इसमें देख सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन कन्फ्यूजन लगता है तो आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइए।